सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आज पुनः कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं तृतीयः पाठः डिजी भारतम। आज आप पढ़ने वाले हैं इसका भाग 4। पिछले 3 भागों में बच्चों आपने इस पाठ का संपूर्ण वाचन किया और इसका संपूर्ण विवरण अर्थात इस पाठ में आए हुए सभी शब्दों के शब्दार्थ, उनसे संबंधित व्याकरण से संबंधित नई विषय वस्तु को आपने सीखा और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी के आधार से इस भाग में आप करने वाले हैं आप अभ्यास कार्य, जो कि आपकी NCERT की क्लास 8th की ये जो टेक्स्ट बुक है, इसके पार्ट 3 में पीछे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी इसके साथ में दिए गए हैं। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक पिछले 3 भाग इसके नहीं पढ़े हैं तो आप उन तीनों कक्षाओं को अवश्य देख लें। यदि आप वो नहीं देखते हैं तो यहाँ पर आप देख के सॉल्व तो कर लेंगे पर आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए यदि अभी तक आप लोगों ने ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप तीनों पार्ट देख लें और उसके बाद ही इस अभ्यास कार्य को प्रारंभ करें, जिससे आपको निश्चित रूप से सारी अभ्यास कार्य स्वयमेव समझ में आएंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं ये अभ्यास कार्य उनके लिए जिन्होंने अभी तक पिछले तीनों भाग पढ़े। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्न है पहला, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसमें आपको क्या देखना है? प्रश्नवाचक शब्द और उसी के आधार से उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र भवति, कुत्र अर्थात कहाँ। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। कुत्र? संपूर्ण विश्वे, यही आपका उत्तर होगा यहाँ, संपूर्ण विश्वे। अगला प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? केन सह। क्या है? केन सह अर्थात किसके साथ। आप उत्तर ढूंढेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों, अगर आपने पहले पाठ्य पुस्तक का पूरा अंश नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा। अगर वहाँ पढ़ा है तो आप आसानी से स्वयं इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, केन सह पढ़ते हैं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। केन सह? काल परिवर्तनेन सह, यह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? केषाम् अर्थात किनकी, है ना। दुकान से कुछ भी खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? देखिए, आप इसमें पढ़ेंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति, है ना। वस्तूनां क्रय समय केषाम् रूप्यकाणाम्, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यदि स्वयं पढ़ा हुआ है पहले पूरा पाठ तो आप खुद ब खुद इस पाठ के अंश को देखते जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद ढूंढते जाएंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में भी इसी तरह से पठित अवबोध में प्रश्न आते हैं, आपको वहां पर भी फायदा होगा। इसलिए आप पहले से पुराने जितने भी कक्षाएं हैं इस पाठ की उन्हें अवश्य देख लें। हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक इसमें है घ। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कस्मिन्। उत्तर क्या होगा? कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ से, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कस्मिन् उद्योगे? कर्गदोद्योगे, यही आपका उत्तर है, कर्गद उद्योगे। अगला प्रश्न, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। प्रश्नवाचक शब्द केन। आज सारे काम किससे हो रहे हैं? आप उत्तर ढूंढेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे आप, समाचार पत्राणि, ये पूरा, वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। केन यंत्रेण, ये आपका उत्तर है यहाँ। केन यंत्रेण? संगणक नामकेन यंत्रेण, यही आपका उत्तर होगा, संगणक यंत्रेण। ये आपका अभ्यास क्रमांक 1 पूर्ण हुआ। अभ्यास क्रमांक 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। जिस तरह से अभी आपने एक
शब्द में उत्तर दिया है, अब यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द केवल थोड़ा समझने के लिए दिया है, आपको उत्तर पूरे वाक्य में ही यहाँ लिखना है। यहाँ पढ़ेंगे आप, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। देखिए यहाँ लिखा है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या कथम गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। यही आपका उत्तर है। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अगला, वृक्षाणाम कर्तने कथम न्यूनता यास्यति। कथम अर्थात कैसे ना, कथम अर्थात कैसे। देखिए इसका उत्तर यहाँ लिखा है, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। है ना, कथम न्यूनता यास्यति, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। कस्य प्रयोगेण, संगणकस्य। यही आपका उत्तर है। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता यास्यति। अगला प्रश्न, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। कस्य प्रश्नवाचक शब्द। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय कस्य, ये आपका उत्तर है, रूप्यकाणाम। है ना, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये प्रश्न क्रमांक घ, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। कस्याम दिशि, किस दिशा में। देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द जिस लिंग का होता है, जिस वचन का होता है, जिस विभक्ति में होता है, लिंग विभक्ति और वचन, उत्तर भी उसी लिंग और विभक्ति वचन में प्रायः आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह प्रश्नवाचक शब्द बनाने में होता है। ठीक है, देखिए कस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कस्याम दिशि अग्रेसरामः। देखिए वयम, ये लिखा है, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। कस्याम दिशि, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि। ठीक है, ये लिखा है, वयम डिजि भारतम अस्याम दिशि अग्रे सरामः। अंतिम प्रश्न, वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। प्रश्नवाचक शब्द केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, जिसका अर्थ होता है किनकी। उत्तर है, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है, केसाम रूप्यकाणाम, तो पूरा उत्तर आप क्या लिखेंगे यहाँ, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है, ये अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 3, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, ये नीचे प्रश्न आएंगे आपके लिए। ये है, इसमें जो रेखांकित पद है, रेखांक अंडरलाइन, उसके आधार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों, प्रश्न निर्माण करते समय आपको क्या याद रखना है कि ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है, रेखांकित पद है, इसकी लिंग क्या है, इसका विभक्ति क्या है और वचन क्या है। आपको ये 3 चीजें समझ लेनी है और उसी के अनुसार किम शब्द का रूप वहां लिख देना है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको पूर्ण वाक्य लिखना है प्रश्न निर्माण में। तीसरी चीज, आपको प्रश्न निर्माण के बाद पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। ठीक है, करते हैं हम। देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। लेखनम, लेखन शब्द है, ये नपुंसक लिंग। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द का क्या बनता है, किम बनेगा यहाँ, तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। करगदस्य, इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। ठीक है, ये पुल्लिंग में है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, किम का शब्द रूप बनता है इसकी जगह कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति
न भविष्यति प्रश्नवाचक चिन्ह। विश्रामगृहेषु कक्ष सुनिश्चितम भवेत्। विश्रामगृहेषु एक स्थान है, और स्थान के लिए बच्चों जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो वहां आप प्रश्नवाचक शब्द के रूप में कुत्र रखेंगे। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ठीक है, तो देखिए आप इसका प्रश्न क्या बनेगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत् प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है और एक वस्तु का नाम है उसके अंदर ना, यानी मोबाइल में क्या बनेगा, कुत्र। ठीक है, कोई वस्तु है उसमें ही स्थान बताया जा रहा है ना, इसलिए सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। अगला, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। उपचारार्थ अर्थात उपचार के लिए। तो जब कोई भी शब्द आपको ऐसा मिले जिसके पीछे अर्थम लगा हुआ है, जब आप प्रश्नवाचक शब्द वहां रखेंगे तो वो होगा किमर्थम। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः प्रश्नवाचक चिन्ह। अभ्यास क्रमांक 4, विशेषण और विशेष्य। यहाँ इस पंक्ति में विशेषण मिलेंगे आपको, इस पंक्ति में आपको विशेष्य मिलेंगे। ठीक है, ये आपको सारे पढ़ाए हुए विशेषण अर्थात जो पद विशेषता बतलाने वाले हों, किसकी, विशेष्य की। यहाँ जो संज्ञा या सर्वनाम होगा उसकी विशेषता अर्थात गुण बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य कि जिस पद की विशेषता अर्थात गुण बताए जा रहे हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। इस विशेषण को आप इंग्लिश में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, अद्य संपूर्णे भारते। ठीक है, ये संपूर्ण विशेषण है, भारते ये विशेष्य है ना। अब आगे आपके लिए इतने ये 5 प्रश्न हैं, इन्हें हम मैच करेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मिलनम कुरुत। इस उदाहरण के अनुसार मौखिकम, मौखिकम विशेषण विशेष्य को पहचानने की भी क्या करना पड़ेगा मुझे, कि यहाँ विशेषण में जितने पद दिए हुए हैं उनका लिंग विभक्ति और वचन जो है उसी लिंग विभक्ति वचन का उसका विशेष्य होता है। अर्थात विशेषण और विशेष्य, विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार ही बनता है, इसलिए दोनों का लिंग विभक्ति और वचन एक होता है। ठीक है, ये संपूर्णे भारते, संपूर्णे। ठीक है, ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। और भारते भी, भारतम शब्द होता है नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसी तरह से हम यहाँ बनाएंगे। आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हर शब्द के पीछे जो कुछ आता है ना, सबसे लास्ट वाला अक्षर, आप उसे भी मैच कर सकते हैं, जहां मिल रहा है वही आपका उत्तर होगा। तो मौखिकम, मौखिकम ज्ञानम। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। मनोगताः भावाः, ये भी बहुवचन में है, ये बहुवचन पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। टंकिता स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्द और कौन सा है प्रथमा विभक्ति में, यहाँ सामग्री, टंकिता सामग्री। महान पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, उपकारः, महान उपकारः। और अंत बचा मुद्रा विहीनः विनिमयः। ठीक है, ये अब अभ्यास 5। ठीक है, ये कुछ संधि पद हैं। यहाँ पर आपको यहाँ कुछ शब्द दिए जाएंगे जिन्हें आपको जोड़ना है। उसके पहले बच्चों आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ये जो संधि पद आ रहे हैं है ना, इनके अनुसार ही क्या होता है कि संधि जब हमें करनी होती है तो वहां पर 2 पद होते हैं, बीच में एक धनात्मक चिन्ह होता है जिसे हम प्लस का चिन्ह बोलते हैं। इसके एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में 2 शब्द होते हैं। तो इधर वाला जो शब्द है इसे हम पूर्व पद कहते हैं, इसे उत्तर पद, यानी बिफोर और आफ्टर, पहला और दूसरा। तो जो पहला वाला पद है उसका अंतिम स्वर यदि अ है और पीछे वाले पद का यदि प्रथम स्वर अ है तो अ और आ मिलकर के आ हो जाते हैं। इसी तरह अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। ठीक है, ई और आ मिलकर के या हो जाते हैं, अर्थात ई की जगह या आता है और आ मिलकर के या बन जाता है। तो आ और आ उ ओ ई अ या। ठीक है, अब आप इन्हें बना सकते हैं। पदस्य प्लस अस्य, पदस्य, इसके अंत में क्या है, आ, पदस्य अ है, इसके प्रारंभ में आ और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा आ।
तो जब इसका आ और आ मिलेगा तो बड़ा आ होगा, तो क्या शब्द बनेगा यहाँ? पदस्यास्य। ठीक है, आगे तालपत्र उपरि, तालपत्र, इसके अंत में क्या है? आ। यहाँ क्या है? प्रथम अक्षर या प्रथम स्वर उ, आ और उ मिलकर के क्या होंगे? ओ। तो ओ बनेगा, तो आपको क्या याद रखना है? जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर है उस पर वही मात्रा लगा देनी, जैसे यहाँ पर या पर बड़े आ की मात्रा लगाई, जो परिवर्तन है वही मात्रा लगा देनी है। तो तालपत्र, ओ की मात्रा तालपत्रो परि, तालपत्रो परि। आगे देखिए, च प्लस अतिष्ठत, च, इसमें कौन सा स्वर है अंत में? आ। यहाँ पर क्या है? आ और आ मिलकर के बड़ा आ, क्या बनेगा? चातिष्ठत। करगद उद्योगे, करगद, अंत में क्या है? अ। यहाँ प्रथम स्वर क्या है? उ, आ और उ मिलकर के ओ, तो करगद, इस पे ओ की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा? करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। अगला क्रय प्लस अर्थम, क्रय में अंत में स्वर क्या है? अ, अर्थम में पहला अक्षर अ और आ मिलकर के आ, क्या बनेगा? क्रयार्थम। अगला इति प्लस अनयोहो, इति, इसमें अंत में क्या है? ई, अनयो में प्रथम अक्षर क्या है? अ, ई और आ मिलकर के य, तो क्या बन जाएगा? ये ता, इसका ई तो या बन गया, अब यहाँ आधा ता रह जाएगा, इसलिए बनेगा यहाँ इत्यनयोहो। ये देखिए आप, इत्यनयोहो, ई और आ मिलकर के या हो गए और ये ता आधा रह गया यहाँ। चलिए आगे, उपचार अर्थम, इसमें अंत में कौन सा स्वर है? आ। यहाँ प्रथम वर्ण अ और आ मिलकर के बड़ा आ, क्या बनेगा? उपचारार्थम। इस तरह बच्चों ये अभ्यास हुआ पूरा, और अब हम आगे की चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 6। ठीक है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। ठीक है, यथा, यहाँ आपको क्या करना है? एक उदाहरण दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, जो शब्द दिए हैं उनका प्रयोग करके। यथा जिज्ञासा, इसके आधार से एक वाक्य बना है, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, यानी मेरे मन में वैज्ञानिक विषयों के प्रति जिज्ञासा है। ठीक है बच्चों, आपको जब भी किसी शब्द का प्रयोग करना है तो पहले उसे देख लो, ये कर्ता है या क्रिया है, किस विभक्ति में है ना, कुछ चीजें ये समझ लेनी चाहिए, और फिर हमें उसको एक सरल और संक्षिप्त वाक्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आप, आवश्यकता, आवश्यकता किसकी आवश्यकता है? आप सोचें आप मन में और एक वाक्य बनाइए। अद्य पुस्तकानि पठनाय, आज पुस्तकें पढ़ने के लिए चल दूरभाष यंत्रस्य आवश्यकता भवति। अब जैसे ही ये वाक्य बना हुआ है, ऐसे ही आवश्यकता शब्द को लेकर के आप नए नए सब वाक्य बनाने की अभ्यास भी करें। ठीक है, चलिए आगे, सामग्री। अब एक वाक्य यहाँ दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, आप इसी शब्द का प्रयोग करके अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। आपको यही लिखना हो अपनी नोटबुक में, ऐसा नहीं है, आप इसे देख करके नया वाक्य बनाएं। सामग्री, भोजन निर्माणाय मम समीपे भोजन सामग्री अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा, वर्तमान काले पर्यावरण सुरक्षा इति विषये जागरूकता भवेत्। विश्राम गृहम्, परदेशे विश्रामाय अहम विश्राम गृहम् गच्छामि। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं हम इसे। कि ये अभ्यास क्रमांक 6 पूर्ण हुआ। अब अभ्यास क्रमांक 7, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। ठीक है, एक उदाहरण दिया है, यहाँ खाली स्थान था, ये धनम ददातु, भिक्षुक से चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा भिक्षुकाय, यानी भिक्षुक के लिए। ठीक है, जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। भिक्षुक को दे रहे हैं, भिक्षुक अर्थात एक बैगर, भिखारी, जिसे दिया जा रहा है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, पुस्तकम देहि, किसके लिए? छात्र, भिक्षुक से हुआ भिक्षुकाय, तो छात्र से क्या हो जाएगा? छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि। अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामि, कस्मै?
निर्धन से बनाएंगे, क्या हो जाएगा? निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। ठीक है, ये तो सारे पुल्लिंग शब्द थे, ये नपुंसकलिंग शब्द था, पर ये स्त्रीलिंग शब्द है लता। तो इसके चतुर्थी विभक्ति थोड़ी अलग तरीके से बनती है ना। इसमें पीछे यही आता है। बालिका के शब्द रूप आपने पढ़े हैं पहले, तो बालिका यही बनता है, वैसे ही लता यही बनेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ होगा लतायै पठनम रोचते, नहीं जिसके लिए रोचते अर्थात अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लग रहा है ना, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह बच्चों ये आपके पूरे अभ्यास कार्य पूर्ण हुए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, पाठ को पढ़िए, पुनः अभ्यास करिए, और विषय वस्तु जब तक समझ में ना आए लगातार अभ्यास करते रहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तब तक आपका दिन शुभ हो।